जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 फ्री कंसेंट एंड वाइड एग्रीमेंट के एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टू कंस्टिट्यूट अ वेजर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन दिस एग्रीमेंट। जो इन द एग्रीमेंट जो एलिमेंट एग्रीमेंट में मौजूद नहीं होता, हमने वो बताना है। ये अनसर्टन इवेंट नहीं, वेजरिंग एग्रीमेंट में अनसर्टन इवेंट होता है, जैसे बारिश होगी या नहीं होगी। ईच पार्टी मस्ट बी इन विन और लूज सिचुएशन, नहीं, ये प्रेजेंट नहीं होता। हर पार्टी विन और लूज सिचुएशन में नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर फर्ज कीजिए कि अगर दो खिलाड़ियों का आपस में मुकाबला हो रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो बेसिकली अगर उन दोनों का प्राइज हो ना, यानी हारने जीतने वाले को 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा, हारने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होता। वेजरिंग एग्रीमेंट उन लोगों के लिए होता है जो बाहर बैठे उसको देख रहे होते हैं, जिनकी आपस में जो इटसेल्फ विन या लूज सिचुएशन में नहीं है, लेकिन वो विनिंग या लूजिंग के ऊपर पैसा लगाते हैं। जैसे पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच हो, तो जो लोग जुआ लगा रहे होते हैं वो उनका अपनी पोजीशन विन या लूज वाली नहीं होती, वो तो बाहर बैठे हैं। विन या लूज वाली सिचुएशन तो पाकिस्तानी टीम या इंडियन टीम की है। तो ये एलिमेंट वेजरिंग एग्रीमेंट में प्रेजेंट नहीं होता। सी, नाइदर पार्टी शुड हैव एनी कंट्रोल ओवर द इवेंट, ये मौजूद होता है क्योंकि दोनों में से किसी पार्टी का इवेंट पे कंट्रोल नहीं होता। देयर शुड बी ए प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, बिल्कुल। इसमें बेसिकली जो वेजरिंग एग्रीमेंट होता है, इसमें मनी पे की जाती है, या मनी इक्विवेलेंट चीज़ें, कोई वैल्यूएबल चीज़ें जो है वो ट्रांसफ़र की जाती हैं। तो बेसिकली इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो हमारी होगी बी। सेकंड, रिलेशन बिटवीन द पार्टीज मस्ट एग्जिस्ट टू यूज फ्रॉड। फ्रॉड के लिए रिलेशन एग्जिस्ट होना जरूरी नहीं है, रिलेशनशिप सिर्फ अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए एग्जिस्ट होना जरूरी है। तो इसमें हमारी करेक्ट ऑप्शन हुई बी। क्वेश्चन और मिस्टेक भी गलत है। थर्ड, अनड्यू इन्फ्लुएंस इंप्लाइज, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या इंप्लाई कर रहा है? इन्वॉल्व्स मॉरल प्रेशर, क्रिमिनल लायबिलिटीज इनकर्ड, प्रेशर ऑफ मनी, फिजिकल प्रेशर ऑन द पार्टी। तो ये बेसिकली जो अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, ये मोरल या मेंटल प्रेशर को इंडिकेट कर रहा होता है। इसमें फिजिकल प्रेशर नहीं होता। अगर फिजिकल प्रेशर या क्रिमिनल लायबिलिटी हो तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं, बल्कि कोर्शन की डेफिनेशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो क्राइम है। 4, कोर्जन में भी डायरेक्टेड अपॉन, कोर्जन किस पे अप्लाई की जा सकती है? द पार्टी हुज कंसेंट इज बीइंग कॉज्ड, जिसकी कंसेंट ली जा रही है क्वेश्चन के जरिए, बिल्कुल उस पर भी अप्लाई की जा सकती है। बी, एनी अदर पार्टी, हाँ जी बिल्कुल, किसी दूसरी पार्टी पे भी अप्लाई की जा सकती है। जैसे शायद आपको याद होगा, हमने केस स्टडी की थी कि जिसमें उसने कहा था कि आप अपनी कोठी बेचिए, और जो किडनैप किया था वो उसके बच्चे को किया था, यानी थ्रेट क्यों किया गया था? मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, मर्डर के लिए, वो उसके बच्चे को किया गया था। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। क्वेश्चन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट या किसी दूसरी पार्टी में भी एक्सरसाइज की जा सकती है। सी, इधर ए और बी, तो ए भी ठीक है बी भी ठीक है, लेकिन चूंकि सी मोस्ट कम्प्रीहेंसिव है, बेस्ट है, सी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। डी, नन ऑफ द अबव गलत है। 5, फ्रॉड एग्जिस्ट इफ इट इज शोन दैट फॉल्स स्टेटमेंट हैज बीन मेड नोइंगली, हाँ जी बिल्कुल, अगर जानबूझ के गलत स्टेटमेंट दी जाए वो फ्रॉड है। विदाउट बिलीफ इन इट्स ट्रूथ, जानते हुए कि ये ट्रुथ नहीं है स्टेटमेंट दी जाए, बी भी करेक्ट ही लग रही है। सी, रेकलेसली विदाउट केयरिंग इट टू बी ट्रू और फॉल्स, ये भी ठीक है, यानी लापरवाही से स्टेटमेंट दी जाए उसके सच और झूठ की जांच किए बगैर। तो ए बी सी तीनों ठीक है। तो डी, ऑल ऑफ द अबव इफ डन विद एन इंटेंशन टू डिसीव, तो डी ऑप्शन जो है ये ठीक है कि जो तीनों को कवर कर रही है, कि अगर किसी को धोखा देने की नीयत से ऊपर में से तीन में से कोई भी काम किया जाए वो फ्रॉड होगा। तो डी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। 6, अनड्यू इन्फ्लुएंस इज लीगली नॉट प्रिज्यूम्ड इन केस ऑफ, अब आपको पता है अनड्यू इन्फ्लुएंस के हमने कुछ केसेस पढ़े थे जिनमें से प्रिज्यूम किया जाता है और कुछ में प्रिज्यूम नहीं किया जाता। तो कह रहा है बताइए इनमें से कौन सा केस है जिनमें प्रिजम्पशन नहीं होती अनड्यू इन्फ्लुएंस की? गार्डियन एंड वार्ड, इसमें प्रिजम्पशन होती है। क्रेडिटर एंड डेटर, हाँ इसमें प्रिजम्पशन नहीं होती क्रेडिटर एंड डेटर में। सोलिसिटर एंड क्लाइंट में होती है। ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी में भी प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस है। ए सी डी ये तीनों प्रिजम्पशन वाली लिस्ट में थे। क्रेडिटर एंड डेटर जो है इसमें प्रिजम्पशन नहीं होती अनड्यू इन्फ्लुएंस की। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, याद रखिए हमने जो गलत स्टेटमेंट है उसको सेलेक्ट करना है, जो सही है उसको सेलेक्ट नहीं करना, उसने नॉट ट्रू पूछा है। ए, अनड्यू इन्फ्लुएंस मस्ट बी एक्सरसाइज्ड बाय और अगेंस्ट द पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट,
अनड्यू इन्फ्लुएंस बाय आर अगेंस्ट पार्टी होता है, बिल्कुल ठीक है, ये पार्टी जो इन्वॉल्व होती है कॉन्ट्रैक्ट में उनकी तरफ से ही अनड्यू इन्फ्लुएंस होती है और उन्हीं पे होती है। क्वेश्चन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट, ये भी ठीक है, क्वेश्चन एक्सटेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट भी कोई भी गुंडा बदमाश जो है उसे एक पार्टी इंगेज कर सकती है और वो क्वेश्चन एक्सरसाइज कर सकता है। सी ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल इफ इट वाज कास्ट बाय मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, हाँ जी बिल्कुल, अगर पाकिस्तानी लॉ की मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है, अगर फॉरेन लॉ की मिस्टेक हो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है। बी वो वाइड होता है बेसिकली। डी ड्यूटी टू स्पीक डज नॉट मेक साइलेंस एज फ्रॉड, ड्यूटी जिस जगह पे ड्यूटी टू स्पीक होगी वहां पे अगर साइलेंस होती है तो वो फ्रॉड होगी। आपको याद होगा ये हमने स्टडी किया था कि जहां पे फिड्यूशरी रिलेशनशिप हो वहां पे ड्यूटी टू स्पीक करनी होती है, बताना होता है, और दूसरा था व्हेन साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। इन दो केसेस में अगर आप नहीं बताते तो वो फ्रॉड समझा जाता है। तो ड्यू टू स्पीक मेक साइलेंस एज फ्रॉड, तो डज नॉट लिखा है इसका मतलब ये ट्रू नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हमने सेलेक्ट करनी थी। करेक्ट से मुराद मेरी ये है कि ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी थी, वरना असल में तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। 8 ए पर्सन थ्रेटन्स टू कमिट ए सुसाइड, याद रखिएगा पाकिस्तान पिनल कोड के मुताबिक जो सुसाइड है ये एक जुर्म है, तो अगर कोई सुसाइड करने की कोशिश करता है और बच जाता है तो फिर पुलिस के हाथों से नहीं बच सकेगा, उसके ऊपर बाकायदा FIR दर्ज होती है। तो ये क्रिमिनल एक्ट है सुसाइड करना। ए पर्सन थ्रेटन्स टू कमिट ए सुसाइड इफ हिज वाइफ एंड सन डिड नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिज ब्रदर टू रिलीज सर्टेन डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी इन हिज फेवर, उसने सुसाइड करने की धमकी दी और उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कीजिए भाई के साथ, उसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कीजिए। व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ दिस एग्रीमेंट? कॉन्ट्रैक्ट वाज कास्ट बाय कोर्शन, हाँ जी बिल्कुल कोर्शन, इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। आपको लगेगा शायद उसने धमकी दी है तो सुसाइड की धमकी से उसके बीवी बच्चे डर के उन्होंने एग्रीमेंट अगर कर लिया तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन याद रखिए सुसाइड एक क्रिमिनल एक्ट है पाकिस्तान पिनल कोड के मुताबिक, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कास्ट बाय कोर्शन होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा। सी कॉन्ट्रैक्ट वाज कास्ट बाय मोरल प्रेशर, नहीं, ये मोरल प्रेशर भी अनड्यू इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में आता है। डी नन ऑफ द अबव, तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारी वो ए है कि कॉन्ट्रैक्ट वाज कास्ट बाय कोर्शन। 9 when parties standing in a fiduciary relationship make an agreement legally it will be presumed that the party in a dominating position must have caused the consent of other through undue influence which includes, जब फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होगा और पार्टी के दरमियान में एग्रीमेंट है तो लॉ प्रिज्यूम करता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है, स्वाय अनड्यू इन्फ्लुएंस है विच इंक्लूड्स इन सिचुएशन में, यानी बताना है हमने इसमें से किस सिचुएशन में अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। फादर एंड सन अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, डॉक्टर एंड पेशेंट में भी होता है, टीचर एंड स्टूडेंट में भी होता है, तो तीनों में होता है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारी क्या होगी? डी ऑल ऑफ द अबव, जो कि मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन है। 10 Bilal is a manufacturer of color television sets. He gives as a advertisement that in his opinion को नोट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, इसका मतलब है वो ओपिनियन बता रहा है, और जब कोई बंदा ओपिनियन या इंटेंशन बता रहा हो तो याद रखें वो ना मिस रिप्रेजेंटेशन में फिर आता है ना ही वो फ्रॉड में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में ना तो मिस रिप्रेजेंटेशन है और ना ही फ्रॉड है। That in his opinion television sets manufactured by him is the best available in the market. Such statement will amount to misrepresentation? नहीं. Will amount to active concealment? नहीं. Will amount to fraud? नहीं. D will not amount to fraud. बिल्कुल D ऑप्शन करेक्ट है, ये ना तो फ्रॉड होगी और ना ही मिसरिप्रेजेंटेशन होगी। 11 unlawful detaining or threatening to detain any property with the intention of causing any person to enter into a contract is, ये क्या है? ये अनलॉफुली डिटेन किया जाए तो ये बेसिकली कोर्शन है, तो इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन, बायलैटरल मिस्टेक ऑफ एक्ट और फ्रॉड ये इररेलेवेंट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है डी कोर्शन। 12 Mr. A has 2 horses, one is black and another is white. He makes an agreement to sell one horse to Mr. B. Mr. A believes that he is making an agreement for selling white one, whereas Mr. B thinks that he is buying black horse. यानी दोनों ही गलत समझ रहे हैं, एक बंदा कुछ और समझ रहा है, दूसरा बंदा कुछ और समझ रहा है, तो ये बेसिकली बायलैटरल मिस्टेक होगी।
फिर इसके बाद कह रहा है इज देयर एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर एंड बी, नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अच्छा ऑप्शन जो है एबीसीडी इसमें पहला लफ्ज यस लिखा है, इसको नो कर दीजिए चारों में। ये आईकैप के स्टडी टेक्स्ट में भी यस ही लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे भी मेरे ख्याल में नो होना चाहिए। बहरहाल वहां पे करें या ना करें, ये राइज वाली बुक में जरूर कर दीजिए एबीसीडी तीनों नो कर दें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इनमें। अब अगर रीजनिंग दे रहा है बट कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड ऑन द, क्योंकि अजीब सी स्टेटमेंट है, इज देयर एनी कॉन्ट्रैक्ट, यस बट नो कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट से ही नहीं हुआ, क्योंकि स्टार्ट में ही अनसर्टेनिटी है। कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड ऑन अकाउंट ऑफ यूनिलैटरल मिस्टेक, नहीं यूनिलैटरल नहीं बाइलैटरल मिस्टेक है। बी कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड ऑन अकाउंट ऑफ यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, नहीं। बेसिकली इसमें एक तो बाइलैटरल मिस्टेक है और दूसरा मिस्टेक है मटेरियल फैक्ट की, लॉ की तो मिस्टेक इसमें है ही नहीं। तो इसमें हमने देखना है कौन सा बाइलैटरल है और मटेरियल फैक्ट्स है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड ऑन अकाउंट ऑफ बाइलैटरल मिस्टेक रिगार्डिंग मटेरियल फैक्ट, सी ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी, बाकी सारी ऑप्शन गलत है। यूनिलैटरल मिस्टेक नहीं है और लॉ से भी रिलेट नहीं कर रहे। क्वेश्चन 13, ए यंग विडो वाज फोर्स्ड टू अडॉप्ट द बॉय, बेवा को मजबूर किया गया था कि वो बच्चे को अडॉप्ट करे अंडर थ्रेट ऑफ प्रिवेंटिंग द डेड बॉडी ऑफ हर हस्बैंड फ्रॉम बीइंग रिमूव्ड एंड गेटिंग क्रीमेटेड, कि उसके जो हस्बैंड की बॉडी जो है उसको क्रीमेटेड, ये हिंदुओं में होता है, वो आपको पता है वो क्या करते हैं, वो जला देते हैं, क्या कहते हैं उसको कुछ कहते हैं, चले जो भी कहते हैं। कैन विडो सेट असाइड अडॉप्शन डेट, क्या विडो इस अडॉप्शन डेट को सेट असाइड कर सकती है? यस बिल्कुल कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस उसके ऊपर एक्सरसाइज किया गया था, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो इसमें फ्री विल तो उसकी थी नहीं, ना ही उसके साथ फ्रॉड किया गया था, स्टेटमेंट सारी उसको ठीक बता दी गई थी, लेकिन उसे कहा गया था कि उसे जो भी उसके रिलीजन के मुताबिक आखिरी रसूमात अदा नहीं करने दी जाएंगी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारी वो होगी सी, अनड्यू इन्फ्लुएंस है। 14, क्वेश्चन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय पाकिस्तान पिनल कोड। पाकिस्तान पिनल कोड में जो एक्ट मना है वो क्राइम होता है, उसकी वजह से जो एग्रीमेंट किया जाएगा वो क्वेश्चन कहलाएगी। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, इनमें से कौन सी फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज को इफेक्ट नहीं करती? फ्रॉड फ्री कंसेंट को इफेक्ट करता है, फ्रॉड की वजह से फ्री कंसेंट नहीं रहती, मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से भी फ्री कंसेंट नहीं रहती, अंडर इन्फ्लुएंस की वजह से भी फ्री कंसेंट नहीं होती, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा ये बेसिकली कैपेसिटी ऑफ पार्टी से रिलेट करता है, बाकी तीनों पॉइंट ए बी सी फ्री कंसेंट से रिलेट करते थे, डी कैपेसिटी ऑफ पार्टी से रिलेट करता है, फ्री कंसेंट से रिलेट नहीं करता, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगी। अच्छा अब ये अलग बात कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दोनों केसेस में वैलिड नहीं होता, ना फ्री कंसेंट के केस में ना कैपेसिटी ऑफ पार्टी के केस में, अगर वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन यहां पे चूंकि उसने फ्री कंसेंट के बारे में पूछा है, इसलिए हम फ्री कंसेंट को सामने रख के वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो फ्री कंसेंट नहीं है, जो रिलेट नहीं करती फ्री कंसेंट से, तो वो डी ऑप्शन है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। 16, विच वन इज नॉट ए फ्रॉड, इनमें से कौन सी चीज फ्रॉड नहीं है? नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स नोन टू पार्टी, हाँ जी बिल्कुल ये फ्रॉड नहीं है, क्योंकि आपको पता है हमारा रूल होता है लेट द बायर बी अवेयर, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये फ्रॉड नहीं है। साइलेंस मेंटेन्ड बाय द पार्टी वेयर साइलेंस इक्विवेलेंट टू हिज स्पीच, ये भी फ्रॉड है। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स हैविंग नॉलेज, ये भी फ्रॉड है, यानी जैसे फ्रूट्स के ऊपर स्टिकर लगा दिया, ये एक्टिव कंसीलमेंट होती है। वैसे अगर स्टिकर वगैरह ना लगाएं और रख दें और अगली पार्टी को ना बताएं कि ये खराब है, तो वो फ्रॉड नहीं होगा, लेकिन अगर एक्टिवली कंसील करेंगे वो फ्रॉड होगा, तो सी भी फ्रॉड है। डी, ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन और टू परफॉर्म इट, तो अगर कोई ऐसा एक्ट किया, प्रॉमिस किया गया जिसमें परफॉर्म करने की इंटेंशन नहीं है, वो भी फ्रॉड है, इसे एम्प्टी प्रॉमिस कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम 17 की तरफ। इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल, रिस्ट्रेन टू सिमिलर बिजनेस फॉर द सेलर ऑफ गुडविल इज वैलिड इफ इट इज फॉर स्पेसिफाइड लोकल लिमिट, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, रेस्ट्रिक्शन मस्ट बी रीजनेबल, तीनों ठीक है।
तो इसका मतलब है हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ना ए ना बी ना सी, बल्कि ये होगी डी, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद आगे चलते हैं 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाइड, यानी कौन से वाइड नहीं वैलिड है। एग्रीमेंट टू मैरी ए पर्टिकुलर पर्सन, हाँ बिल्कुल ये वैलिड है ना, एग्रीमेंट किया जा सकता है, ए वैलिड है। बी एग्रीमेंट नॉट टू मैरी एट ऑल, वाइड है। टू मैरी एक बेसिक राइट होता है हर इंडिविजुअल का, और एग्रीमेंट के जरिए इस राइट को महरूम नहीं किया जा सकता किसी को इस राइट से। सी एग्रीमेंट टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम गेटिंग मैरिड, ये भी वाइड है। बी सी, बी और सी एक जैसी बात लग रही है मुझे। एग्रीमेंट टू मैरी इन हेवन, ये भी अनसर्टेनिटी है इसमें, पता नहीं कौन सी पार्टी हेवन पहुंचती है कौन सी नहीं पहुंचती, तो ये भी अनसर्टेनिटी है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो बेसिकली ए है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बाकी तीनों बी सी डी जो है ये एग्रीमेंट वाइड है। 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्ट्रेन टू ट्रेड, उनमें से कौन सी रिस्ट्रेन टू ट्रेड नहीं है। एग्रीमेंट टू सेल ऑल प्रोड्यूस टू ए सर्टेन पार्टी with a stipulation that buyer is bound to accept whole quantity, बिल्कुल ये रिस्ट्रेन टू ट्रेड नहीं है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इसमें शर्त ध्यान में रखिएगा, ये नॉर्मली किसान करते हैं, वो कंपनीज के साथ, शुगर मिल्स वगैरह के साथ फॉर एग्जांपल, या दूसरी कंपनीज जो होती है टेक्सटाइल वाली उनके साथ, कि एक सर्टन कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि हमारी जितनी भी फसल होगी सारी की सारी हम आपको सेल करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे जितनी भी फसल होगी, कम होती है ज्यादा होती है जितनी भी होती है। तो इस तरह के एग्रीमेंट बहुत से फार्मर के साथ किए जाते हैं और ये वैलिड होते हैं। तो ये रिस्ट्रेन टू ट्रेड नहीं है, बल्कि ये रेगुलेट किया जा रहा है ट्रेड को। डी एग्रीमेंट टू स्टॉप राइवल शॉपकीपर इन पर्टिकुलर लोकेलिटी फ्रॉम डूइंग बिजनेस इन कंसिडरेशन ऑफ मनी, ये वाइड है। अगर आप इन कंसिडरेशन ऑफ मनी किसी को कहते हैं कि तुमने इस इलाके में काम नहीं करना, वो वाइड है। हाँ, अगर आप उससे वो बिजनेस या गुडविल खरीद लेते हैं और फिर कहते हैं तुमने इस इलाके में काम नहीं करना, तो वो वैलिड है अगर वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो तो बी बेसिकली सेल ऑफ गुडविल का केस नहीं, कंसिडरेशन ऑफ मनी का केस है, ये वाइड है। सी एग्रीमेंट टू सेल ऑल प्रोड्यूस टू ए सर्टेन पार्टी एंड द बायर इज फ्री टू रिजेक्ट द गुड, नहीं, ये ऑप्शन रिजेक्शन की ऑप्शन नहीं होती फिर, क्योंकि रेगुलेशन इसमें तो फिर दोनों तरफ से इक्वालिटी नहीं रहेगी ना, तो इस ये भी वाइड है। और डी पर्टिकुलर रिस्ट्रेंट, सॉरी पार्शियल रिस्ट्रेंट इन ट्रेड, पार्शियल रिस्ट्रेंट इन ट्रेड भी वाइड है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी कौन सी हुई, ए जो है ये हमारा रिस्ट्रेंट टू ट्रेड नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। 20, इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस द वेंडर मींस सेलर ऑफ गुडविल may be lawfully restricted from doing similar business anywhere in that particular area within specified local limit within that particular district or province, नहीं, within specified local limited, local limit specify की जाती है कि आप इस एरिया में काम नहीं करेंगे या इन लिमिट्स में काम नहीं करेंगे, और वो स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स रीजनेबल भी होनी चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पे रीजनेबल का उसने जिक्र ही नहीं किया, इसलिए हम भी इसको इग्नोर कर देंगे। जो हमारी करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। नेक्स्ट 21, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इंक्लूड एग्रीमेंट विच टेंड टू प्रिवेंट कोर्स ऑफ जस्टिस। अगर एग्रीमेंट किया जाए किसी को कोर्स ऑफ जस्टिस के वो जस्टिस को ऑब्टेन ना कर सके, हाँ, ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स है। जैसे किसी से कहा जाए कि आप हमारे खिलाफ कोई केस नहीं कर सकेंगे, एग्रीमेंट तो किया जाए लेकिन उसमें उसे दूसरी पार्टी को लीगल ऑप्शन ना दी जाए कोर्स ऑफ एक्शन की, तो वो एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स और वाइड है। फिर एग्रीमेंट टू रेफर प्रेजेंट डिस्प्यूट टू एन आर्बिट्रेशन, वैलिड है। एग्रीमेंट टू सेटल डिस्प्यूट आउट ऑफ द कोर्ट, ये भी वैलिड होते हैं, अक्सर जो डिस्प्यूट्स आउट ऑफ कोर्ट सेटल होते हैं। एग्रीमेंट टू रेफर फ्यूचर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, ये एग्रीमेंट भी किया जा सकता है कि फ्यूचर में जो भी डिस्प्यूट होगा आर्बिट्रेशन को रेफर किया जाएगा। डी ऑप्शन बी वैलिड है, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग नहीं, तो हमारी ए ऑप्शन करेक्ट होगी, यानी ये है एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। नेक्स्ट है जी 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स इज रिस्ट्रेंट टू लीगल प्रोसीडिंग्स, बताना इनमें से कौन सा एग्रीमेंट है जो कि रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग का एग्रीमेंट है।
ए एग्रीमेंट फॉर कर्टेलिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट हमें बताता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी को डेट दिया और रिकवरी करनी है तो आपके पास 3 साल का पीरियड है। अगर आप किसी के साथ थ्रू एग्रीमेंट ये कहें कि जी आप वो या तो हमारे खिलाफ एक्शन ले नहीं सकते रिकवरी के लिए, या 1 साल के अंदर अंदर एक्शन ले सकते हैं, तो ये आप लिमिटेशन पीरियड जो है उसको लिमिट कर रहे हैं। ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स होगा। बी एग्रीमेंट टू सिलेक्ट वन कोर्ट फ्रॉम 2 कोर्ट्स हैविंग जुरिसडिक्शन ऑन दैट मैटर। जी 2 कोर्ट्स में से एक को सेलेक्ट करना, ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग नहीं है, ये वैलिड होता है। जैसा आपको बताया था कराची कोर्ट या लाहौर कोर्ट, कंपनी जो है सेलर कराची में है, बायर लाहौर में है, तो वो एग्री कर सकते हैं कि हम किस वाले कोर्ट में केस फाइल करेंगे अगर इशू अराइज हुआ। तो एग्रीमेंट वेयर बाय नेदर पार्टी शैल अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ट्रायल कोर्ट, ये भी कहा जा सकता है कि एग्री किया जा सकता है कि लोअर कोर्ट में जो फैसला होगा अपर कोर्ट में कहीं पे उसके खिलाफ अपील फाइल नहीं की जाएगी, ये भी वैलिड है, इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग नहीं है। एग्रीमेंट टू सेटल डिस्प्यूट आउट ऑफ द कोर्ट, ये भी वैलिड होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो हमारी ए है। ऐसे एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स है, क्योंकि अगर 1 साल के लिए कहा जाता है तो उसका मतलब दूसरे तीसरे साल में उसका राइट लॉ ने उसे दिया है, लेकिन उसे एग्रीमेंट के जरिए महरूम किया जा रहा है कि 1 साल के बाद वो केस फाइल नहीं कर सकेगा, हालांकि उसके पास 3 साल का टाइम था लॉ के मुताबिक। 23 which of the following agreement is valid? एग्रीमेंट लिमिटिंग द टाइम अलाउड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन, नहीं, ये तो भी 22 में पढ़ा, ये void होता है, एग्रीमेंट स्टेट ऑफ ट्रेड है। एग्रीमेंट which contains vague or ambiguous terms which cannot be made certain, ये भी void है। एग्रीमेंट मीनिंग ऑफ which seems to be uncertain but is capable of being made certain, ये एग्रीमेंट वैलिड है। इसके एग्जांपल आपको याद होगी कि जब एग्री हुआ था ए और बी के दरमियान में कि राइस जो है वो ट्रेड की जाएगी एट ए प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय सी या एट ए प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। अब ये चूंकि प्राइस सर्टन नहीं मेंशन की, लेकिन तरीकाकार मेंशन कर दिया है कि गवर्नमेंट जो प्राइस डिसाइड करेगी उस पे ट्रेड होगा, तो अब इसको बाद में सर्टन किया जा सकता है जो भी उस डेट पे गवर्नमेंट ने प्राइस स्टैब्लिश की होगी उसके ऊपर ट्रेड होगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी ये वैलिड है। डी एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर, ये भी वॉइड है। 24 parties of wagering agreement do not have any interest in the happening or non-happening of future uncertain event, बिल्कुल ये करेक्ट है। इंटरेस्ट इन नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट, जी पार्टीज का जो इंटरेस्ट है वो ना तो हैपनिंग में होता है ना ही नॉट हैपनिंग में होता है, दोनों में नहीं होता। तो यहां पे नॉन हैपनिंग कहा हुआ है, वैसे बात इतनी भी ठीक है क्योंकि नॉन हैपनिंग में उनका इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग दोनों को कवर कर रही है लाइन, वो हमारे लिए बेहतर ऑप्शन है, यानी ए। फिर सम अदर इंटरेस्ट इन दी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, सी और डी गलत है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता ही नहीं हैपनिंग और नॉन हैपनिंग में। इंटरेस्ट होता है उन पार्टीज का जो कि फॉर एग्जांपल अगर खेल के ऊपर लगाया जा रहा है तो जो पार्टीज खेल रही है उनका इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाइड एग्रीमेंट? ए एग्रीमेंट टू बाय टिकट ऑफ लॉटरी स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट। अच्छा, ये जो लॉटरी होता है ना, ये बेसिकली वेजरिंग एग्रीमेंट होते हैं, यानी निकल आया तो 1000 रुपया निकल आया और ना निकला तो कुछ भी खाली कागज निकल आया। आपको याद होगा बचपन में लॉटरी वगैरह हम खेला करते हैं, निकाला करते थे, अब तो शायद नहीं होती, अब बड़े लेवल पे होती हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है। लेकिन याद रखें गवर्नमेंट भी अगर स्पॉन्सर कर रही हो तो ये वाइड एग्रीमेंट ही होगा। तो जो ए ऑप्शन है हमारी वो वाइड एग्रीमेंट की है। बी एग्रीमेंट टू पे मोर देन ₹500 टू द विनर ऑफ ए हॉर्स रेस। अब देखिए हॉर्स रेस का जो विनर होगा उसको पैसे दिए जा रहे हैं। अगर ये बाहर बैठे बंदे एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते ना कि अगर ये एक बंदा जीता, ये घोड़ा जीता तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा वरना तुम इतने पैसे देना, वो वेजरिंग एग्रीमेंट होता। लेकिन जो शहसवार है, जो घोड़ा दौड़ाता है, वो अगर जीतना है और उसको पैसे मिलते हैं, वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होता, वो तो उसका स्किल है, टैलेंट है। सी क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ स्किल एंड टैलेंट, ये भी वैलिड है, वॉइड नहीं है। अखबारों में बाजू का तीसरा के क्रॉसवर्ड पजल आते हैं और उनके ऊपर इनाम वगैरह भी मिलते हैं, वो वैलिड है। एथलेट कंपटीशन, ये भी वैलिड है, वाइड एग्रीमेंट नहीं है। तुम्हारी करेक्ट ऑप्शन हुई ए, यानी ए वाइड एग्रीमेंट। 26 वाइड एग्रीमेंट्स डू नॉट क्रिएट एनी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज एंड कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ईदर बाय द पार्टीज। इन एडिशन देयर आर मेनी एग्रीमेंट्स व्हिच आल्सो हैव एक्सप्रेसली बीन डिक्लेयर्ड एज वाइड बाय द लॉ। सही कह रहा है। Which of the following is not a wide agreement? इनमें से कौन सा ऐसा एग्रीमेंट है जो वाइड नहीं यानी वैलिड है? हमने वैलिड एग्रीमेंट ढूंढना है।
एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड वाइड होता है, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज वाइड है, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज ऑफ ए माइनर ये वैलिड है, क्योंकि माइनर को लॉ ये कहता है कि माइनर शादी ना करे 18 साल से कम उम्र वाला, तो माइनर को शादी से रोकना इसकी लॉ इजाजत देता है, कहता है ये रोक सकते हो। लेकिन बाकी के एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट इज स्टैंड बाय वे ऑफ वेजर, बाकी के एग्रीमेंट सारे वाइड हैं। लेकिन लॉ के साथ, माइनर के साथ, वैसे मेरे ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है, माइनर के साथ अगर इस तरह का एग्रीमेंट कर भी लेंगे, वो नहीं मानता एग्रीमेंट, उसको कौन सा हम सजा दिलवा देंगे? ये तो माइनर को तो कैपेसिटी ऑफ पार्टी में भी हमने पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोटेक्ट करता है कि कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट माइनर वाइड। लेकिन बहरहाल माइनर को मैरिज से मना किया जा सकता है, बाकी किसी और को मना नहीं किया जा सकता, इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन हमारी सी होगी। नेक्स्ट 27, एग्रीमेंट्स मेड विद ए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेटिंग बिजनेस और कंडीशन ऑफ बिजनेस आर वैलिड। हाँ जी बिल्कुल, जैसे प्राइस वाला रेगुलेट कर देना या मिलकर ये डिसाइड करना कि इस एरिया में मैं बिजनेस करूंगा, इस एरिया में आप, ये एग्रीमेंट वैलिड होते हैं। लेकिन मोनोपोली वाले जो मोनोपोली क्रिएट करनी हो वो एग्रीमेंट वाइड होते हैं। These agreements may take a form of trade association, chamber of commerce and business association etc. Which one of the following agreement is void in relation to trade combination? अब हमने void agreement ढूंढना है, पहले हम valid ढूंढ रहे, पिछले एक दो MCQs में valid ढूंढे थे, अब void ढूंढना है। Firms voluntarily reducing competition by dividing market, ये ठीक है, बजाहिर लगता है कि ये void agreement होगा, लेकिन बेसिकली competition reduce करने मार्केट्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो मौजूद हैं सारे वहां पे, competition को खत्म नहीं किया जा रहा, सारी फर्म्स मौजूद है मार्केट में, सिर्फ उन्होंने अपना थोड़ा थोड़ा शेयर डिवाइड कर लिया। तो ये बेसिकली बिजनेस को रेगुलेट कर रहे हैं ताकि हर पार्टी बेहतर तरीके से फोकस कर सके अपने कस्टमर बेस में। ये एग्रीमेंट वैलिड है। बी टू रेगुलेट मार्केट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, ये भी वैलिड। टू क्रिएट मोनोपोली इन द मार्केट, ये वाइड है। कैसा एग्रीमेंट करना जिसमें एक फर्म ही मार्केट में रहे, बाकी सारी आउट हो जाए, ये वाइड है। सी डी फिक्सिंग प्राइस एंड स्टैंडर्डाइजिंग गुड्स, ये भी वैलिड है। 28. In anticipation of huge sale of sweets during Eid festival, all sweet makers of Islamabad make an agreement that they will not sell sweets below ₹1000 per kg. प्राइस को रेगुलेट किया जा रहा है, ऊपर भी हमने ये डिस्कस किया है, वैलिड है। State the legal position of this agreement. A, this agreement is a valid agreement, बिल्कुल जी वैलिड एग्रीमेंट है, ये वैलिड एग्रीमेंट होगा हमारा ए ऑप्शन। अगर एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली होता वो वाइड होता। बी, दिस एग्रीमेंट इज नॉट क्रिएटिंग मोनोपोली इन द मार्केट, दस इट इज वैलिड। ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, इसमें कोई फर्क तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है। ए और बी दोनों ठीक है। अब बी में चूंकि उसकी जस्टिफिकेशन भी दे रहा है कि ये मोनोपोली क्रिएट नहीं कर रहा इसलिए वैलिड है, तो अब मुझे बी ज्यादा बेहतर ऑप्शन लग रही है। फिर सी, दिस एग्रीमेंट टेंड टू क्रिएट मोनोपोली इन द मार्केट, दस इट इज वाइड। नहीं, प्राइस रेगुलेट करना जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वैलिड है। ये गलत है कि ये कहना कि ये वाइड होगा, मोनोपोली क्रिएट नहीं हो रही इस एग्रीमेंट से। दिस एग्रीमेंट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, नहीं। तो मेरे ओपिनियन के मुताबिक ए और बी दोनों ठीक हैं, और अगर एग्जाम में इस तरह की सिचुएशन में ऑप्शन सेलेक्ट करनी हो तो मेरा ख्याल है बी ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगी। आई कैप ने क्या लिखा हुआ है? आई कैप ने सी लिखा हुआ है। नहीं नहीं, ये प्राइस रेगुलेट हो रही है, प्राइस रेगुलेट हो रही है। ये मेरे ख्याल में ये वैलिड एग्रीमेंट है, ये वैलिड एग्रीमेंट है। आई कैप ने बहरहाल इसको सी ऑप्शन को करेक्ट किया हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, बी ज्यादा बेहतर है। 29. Mr. Bilal agreed to work with Miss Dr. Abdullah at ABC Hospital for a period of 6 months to treat patients of coronavirus. The contract provided that during the term of agreement, Mr. Bilal will not practice in any other hospital. जब तक कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी और हॉस्पिटल में प्रैक्टिस नहीं करेगा। ये बिल्कुल वैलिड एग्रीमेंट है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह की कंडीशन लगाई जा सकती है। हम टीचर्स के ऊपर, हमारे अपने ऊपर एग्रीमेंट में ये रिस्ट्रिक्शन है कि जब तक एक कॉलेज में पढ़ा रहे हैं दूसरे कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते। जो परमानेंट टीचर्स होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये कंडीशन होती है, तो ये वैलिड है।
However, after 1 month of service, Mr. Bilal left the hospital and joined another hospital. State the legal position. कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ का हुआ था, 1 महीने के बाद ही उन्हें छोड़ दिया, यानी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है ये। तो कह रहा है कौन सी लीगल पोजीशन बताइए। मिस्टर बिलाल कैन ज्वाइन एनी अदर हॉस्पिटल ऑफ हिज ओन चॉइस एनी टाइम। नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वो किसी अपनी चॉइस के किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते थे, उसमें कबाहत नहीं थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के दौरान में नहीं जा सकता। ये ऑप्शन गलत है। बी, मिस्टर बिलाल कैन नॉट ज्वाइन एनी अदर हॉस्पिटल ऑफ हिज ओन चॉइस इवन आफ्टर द एंड ऑफ एग्रीमेंट। नहीं, आफ्टर द एंड ऑफ एग्रीमेंट वो ज्वाइन कर सकता है किसी दूसरे हॉस्पिटल को, ये भी गलत। सी, मिस्टर बिलाल कैन ज्वाइन एनी अदर हॉस्पिटल ऑफ हिज ओन चॉइस बिफोर द एंड ऑफ द एग्रीमेंट। गलत, एग्रीमेंट एंड होने से पहले नहीं वो ज्वाइन कर सकता। डी, मिस्टर बिलाल कैन नॉट ज्वाइन एनी अदर हॉस्पिटल ऑफ हिज ओन चॉइस बिफोर द एंड ऑफ द एग्रीमेंट। ये करेक्ट ऑप्शन है। एग्रीमेंट एंड होने से पहले वो किसी भी अपनी पसंद के हॉस्पिटल में मिस्टर बिलाल सर्विसेज नहीं कर सकता। 30, wagering agreement is one in which money is to be paid by one to another party or vice versa on happening or non happening of future uncertain event। बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। In wagering agreement either of the party is to win or to lose। ये बात गलत कर रहा है। वेजरिंग एग्रीमेंट में पार्टीज विन या लूज पोजीशन में नहीं होती है। मैं शायद एमसीक्यू नंबर 1 में यही डिस्कस किया है हमने। बहरहाल उसका क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स द एसेंशियल ऑफ ए वेजरिंग एग्रीमेंट। वो कह रहा है बताइए इनमें से कौन सा एसेंशियल है वेजरिंग एग्रीमेंट के लिए। ए, म्यूचुअल गेन और लॉस, उनका आपस का जो फायदा और नुकसान उनको आपस का ही होगा, यानी एक को फायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा, ये भी होता है, ठीक है, करेक्ट। अनसर्टेन इवेंट, फ्यूचर भी इवेंट भी अनसर्टेन होता है। सी, नो कंट्रोल ऑफ द पार्टीज ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, बिल्कुल पार्टीज का कंट्रोल भी नहीं होता, तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन होगी डी, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन ये वाली जो लाइन है ना, ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है, ये लाइन नहीं लिखनी चाहिए थी यहाँ पे। 31, अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट सेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वाइड, ठीक है। Which one of the following transaction is not included in the wagering agreement? बताने में से कौन से ट्रांजैक्शन वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। ट्रांजैक्शन ऑफ लॉटरीज, अभी थोड़ी देर पहले वो गवर्नमेंट वाली एग्जांपल में पढ़ा, लॉटरी वेजरिंग एग्रीमेंट है। गैम्बलिंग ट्रांजैक्शन वेजरिंग एग्रीमेंट है। परचेज ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, हाँ ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है, तो यही ढूंढना था ना जो वेजरिंग एग्रीमेंट में नहीं है, तो हमारी सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। अच्छा, इसमें याद रखिए एक है अगर आप एग्रीमेंट करते हैं कि शेयर या डिबेंचर को बाय करेंगे, ये वैलिड है, वेजरिंग नहीं है। लेकिन अगर आप एग्रीमेंट करते हैं कि आज फॉर एग्जांपल नेस्ले की प्राइस, नेस्ले के शेयर की जितनी प्राइस है, महीने बाद जितनी प्राइस होगी उसका डिफरेंस मैं आपको पे करूंगा, तो बेसिकली ये आप बेट लगा रहे हैं शेयर की प्राइस की इंक्रीज या डिक्रीज होने पे, शेयर को सेल परचेज नहीं कर रहे। जब सिर्फ प्राइस डिफरेंशियल एक दूसरे पार्टीज को एक दूसरे को पे करने की बात की जाती है, वो परचेज ऑफ शेयर या डिबेंचर नहीं होता, वो सिर्फ प्राइस का जो डिफरेंस है उसकी सेटलमेंट होती है, वो वाइड एग्रीमेंट होता अगर वो होता। लेकिन यहां पे सिंपल परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स की बात कर रहा है, तो ये एग्रीमेंट वैलिड है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई सी। डी, नन ऑफ द अबव गलत है, सी ऑप्शन हमारे पास है, ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होती। तो ये थे हमारे चैप्टर 4 के एमसीक्यूज। इसके साथ ही चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज।